हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 20th मार्च। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज देखते हैं क्या था। एक तो पेज इन 1 and 8 पे था। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे देखने वाली अच्छी न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है तो उसमें बुराई क्या है। अगर केरला असेंबली ने, हाँ, वो माना कि उसकी जुरिडिक्शन नहीं है कि वो कोई भी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट को सेट असाइड कर सके, बट उनको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पूरा हक है। तो मेंस में कहीं भी आपको अगर कोई ऐसी रूलिंग्स आएँ या कुछ रेज़ोल्यूशंस के ऊपर आए, तो आप ये स्टेटमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और बड़ी, क्योंकि सीजीआई ने दी है एंड अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं ना अपने आंसर में, तो ये बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट करती है आप लोगों का। उसके बाद पेज 8 पे था कि लोकसभा ने कॉन्स्टिट्यूशन, ये शेड्यूल कास्ट का जो बिल पास किया, देवेंद्र कुला वेलालार्स। तो आपको पता ही होगा कि हम पुराने एक बारी लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी कास्ट है, कहाँ कहाँ की हैं, सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको दोबारा डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता। देन पेज 9 पे था, आज सुनिएगा ज़रूर लेक्चर, बहुत एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आज, तो वो भी देखते हैं अभी। तो पेज 9 पे था ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ये कौन लेके आता है? एनजीओ लेके आता है, वेल्थ हंगर लाइफ। यही याद रखेगा कि एनजीओ है वेल्थ हंगर लाइफ, वो लेके आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा उठता है कि इंडिया को रैंक किया गया है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से भी बिलो, और जबकि हम 10 फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, टॉप 10 फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आते हैं वर्ल्ड की। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस वाले इसको एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी आंसर में। उस वक्त पेज 9 पे है माइंस अमेंडमेंट बिल, जो लोकसभा में पास हो गया है। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग आने दीजिए, तब इसके हम डिस्कस करेंगे। जब देखो ये हर साल इसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं, समझ नहीं आता है कि ये एक बार में क्यों नहीं कर लेते हैं। तो ज़रा डिटेल आने दीजिए, नहीं तो मैं कहीं और से रिसर्च वगैरह करके मैं आपको डाल दूंगा इन द कमिंग लेक्चर्स। उस वक्त पेज 10 पे था जिसमें वो टाइगर्स का दिया हुआ था। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमने ये फैक्ट पहले भी पढ़ा था किसी लेक्चर में, बट फिर भी अगर नहीं याद तो देख लीजिएगा। क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ है, बट कई बार अगर आपको पता होता है ना, तो आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। जैसे लास्ट ईयर आपको पता होगा 2020 में एक वो एलिफेंट वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें अगर किसी को ये पता हो कि एलिफेंट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो आंसर एलिमिनेशन मेथड से आराम से इजीली वो सॉल्व कर देता। नहीं तो मेरे ख्याल से 1% ही बच्चे होंगे जो वो कर पाए होंगे। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है, और छत्तीसगढ़ और मिजोरम को छोड़ के हर स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। बस छत्तीसगढ़, मिजोरम 100 डिक्लाइन, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे दिल्ली बिल के बारे में था, एनसीटी का जो बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको एक बारी पास होने दीजिए, फिर हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे। इसके अलावा हमने जितना भी एनसीटी को लेके, जो दिल्ली को लेके कौन कौन सी एक्ट में आता है, ये कब पास हुआ था, इसकी लेजिस्लेचर, क्या उनके पास पावर है क्या नहीं है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देयर इज नो यूज़ कि हम उसको दोबारा डिस्कस करें। दूसरे एडिटोरियल को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ जो उसमें नहीं दिया हुआ। दोहा अग्रीमेंट क्या है? देखिए, एक हिस्टोरिक डील हुई थी 2020 में यूएस और तालिबान के बीच में। ये हुई कहाँ थी साइन? दोहा में हुई थी। दस इट इज टर्म्ड एज दोहा अग्रीमेंट। तो इसको देखते हैं कि फीचर्स क्या है। इसके फीचर्स ये थे कि यूएस ने कहा था कि हम अपने ट्रूप्स हटा लेंगे अफगानिस्तान से, और जो नाटो वगैरह के भी ट्रूप्स हैं वो भी धीरे धीरे साइमल्टेनियसली वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। एंड ऑल द ट्रूप्स, जितने भी ट्रूप्स अफगानिस्तान में, वो विद इन 14 मंथ्स, ये फरवरी 2020 में हुई थी, विद इन 14 मंथ्स हम हटा लेंगे। तालिबान ने क्या कहा था कि तालिबान ने कहा था कि हमारा कोई भी मेंबर या कोई इंडिविजुअल, चाहे हमारी ग्रुपिंग है जो अलकायदा की, वो अफगानिस्तान की सॉइल में आपको थ्रेट नहीं करेगा, आपकी सिक्योरिटी को, चाहे यूएस की बात हो चाहे आपकी एलिस की बात हो। प्रिजनर्स कब हुआ था कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हुआ था बिटवीन अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड द तालिबान, विल बी डन अकॉर्डिंग टू द दोहा अग्रीमेंट, ताकि इन दोनों का बीच में ट्रस्ट बन जाए। सैंक्शंस का ये हुआ था कि एज पर दोहा अग्रीमेंट क्या हुआ था, यूएस ने और यूएन ने जो सैंक्शंस लगा रखी हैं तालिबान लीडर्स पे, वो रिमूव कर दी जाएंगी। और एक इंट्रा अफगान डायलॉग हुआ था कि एज पर दोहा अग्रीमेंट इंट्रा पार्टी टॉक्स की जाएंगी। द पार्टी कौन कौन सी होंगी? अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ऑपोजिशन फिगर्स, सिविल सोसाइटी एंड द तालिबान। वो एक पॉलिटिकल रोड मैप तैयार करेंगे ताकि अफगानिस्तान में जो 20 साल से इतने जंग छिड़ी हुई है उसको ख़त्म किया जाए। अब इस पे देखते हैं एडिटोरियल में, थोड़ा सा समझे क्या था। अब एक पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी है, आप कह सकते हैं कि पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मार्च, ताकि रशिया ने की है अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, ताकि, क्योंकि हर आदमी कंसर्न होता है कि देश में शांति बनी रहे, चाहे ये अंदर से अंदर ना चाहते हो, क्योंकि आप सबको पता है तालिबान किसकी देन है। तो दोहा, क्योंकि पीस टॉक्स जो हैं बहुत टाइम से
स्टॉल्ड हो चुकी हैं, क्योंकि वो जो दोहा पीस टॉक साइन हुई थी वो ट्रंप ने की थी। और जो जो जब से बिडेन आया है वो सोच रहा है कि मैं उसको कंटिन्यू रखूं, कहीं क्यों ना रखूं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए नीचे वो रिव्यू कर रहे हैं इसको। और तालिबान ने कहा है कि अगर आपने अपने ट्रूप्स नहीं हटाए, अगर आपने जो दोहा अग्रीमेंट हुआ था उसको नहीं माना, तो हम बहुत ऑफेंसिव हो जाएंगे। और उसको ये लग रहा है कि अगर मैं पुल बैक करता हूँ विदाउट अ पीस एग्रीमेंट, तो ये सिविल वॉर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। और जो तालिबान का वैसे ही रूरल अफगानिस्तान में बहुत बड़ा कंट्रोल है, वो बहुत जल्दी और पूरे अफगानिस्तान को घेर लेगी। और वो कहता है कि अगर वो ट्रूप्स को रखना सोचता है, तो वो जानता है कि बड़ा टफ रिस्पॉन्स आने वाला है तालिबान से। एक तरफ तो वो सोचा कि मैं निकाल लूंगा, तो वो पता है उसको कि तालिबान अननेसेसरी गेन्स ले जाएगा वहाँ पे। रूरल में वैसे ही उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है, वो पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल कर लेगा। और वो अगर वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं लेके गया तो एक टफ रिस्पॉन्स आएगा तालिबान से। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक हम नया न्यू पीस प्रोसेस वो लेके आना चाह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया भी बोर्ड पे हो। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान को इसलिए रखा जाता है क्योंकि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान बात करता है, ठीक है, तो वो भी पार्टिसिपेट करे। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि तालिबान वुड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग अफगानिस्तान फ्यूचर। बट वो चाहते हैं बड़ा पीसफुली ये काम हो। इस वजह से रशिया ने भी अभी मीटिंग बुलाई और मीटिंग करी तालिबान से और अफगानिस्तान ऑफिशियल से। तो यूएस को ऑलरेडी वांट्स द अफगान गवर्नमेंट्स टू शेयर पावर विद द तालिबान, उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट वो चाहते हैं कि दोनों म्यूचुअली अग्री करें हर चीज़ को, जो भी नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने इसीलिए रशिया ने बुलाई और उन्होंने अफगान गवर्नमेंट को और तालिबान को कहा कि नेसेसरी कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने ज़रूरी हैं। और बेसिक एम ये होना चाहिए कि प्रोटेक्शन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल अफगान्स, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हमें पीस बनी रहे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे तब एज सच क्वेश्चन कभी आता नहीं है प्रीलिम्स या मेंस में। जैसे दोहा अग्रीमेंट आपसे पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको इसलिए नोट्स बनाए, उसमें दोहा अग्रीमेंट क्या था। बट क्या होता है कि कई बार ना आपको ओवरव्यू एक नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया है। अपनी नॉलेज में रखिएगा, नोट्स नहीं बनाने ना बनाइए, एक दोहा पीस टॉक से जरूर बनाइएगा, किसके बीच हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं। मगर एक नॉलेज ज़रूर आपके अंदर होनी चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके बाद एक क्वाड को लेके बड़ा पंगे चल रहे हैं, द मैसेज इन अलास्का। इसको ना कहाँ से शुरू करते हो, क्या देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वाड में मेंबर कौन कौन से हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, सब हम जानते हैं। क्या उनकी क्वाड की मीटिंग में इस बार बातें हुई, मतलब मोटी मोटी जो हमने देखी थी कि क्लाइमेट के बारे में बात हुई, टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, कोविड वैक्सीन के बारे में बात हुई। देखा जाए तो चाइना समझता है मेरे बारे में बात हुई। उसके बारे में थोड़ा सा आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात ये देखिएगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है मिलिट्री एलीज हैं यूएस की, और उनका और यूएस का विचार इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेके एक है, ठीक है। अब आगे सुनिए, हम इसमें 3C की बात हुई है, कोविड-19 वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। और अगर देखा जाए 4th C भी ले लेते हैं, चाइना। चलिए 4C मान लेते हैं। अब एक एक लेके एक एक सी को लेते हैं और हमारे क्या विचार हैं वो देखते हैं। देखिए हमारे लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम 3Cs को लेके तो वी आर वेरी मच क्लियर। बट अब हम लेते हैं कौन कौन से सी। पहला लेते हैं कोविड वैक्सीन को लेके। हम कहेंगे वैक्सीन इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत मेजर बूस्ट रहा है इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस के लिए। और हमने अपना शो भी किया करंट पैंडेमिक में कि हम कितने कैपेबल हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं हम वैक्सीन के अभी तक, ठीक है। उसमें हर चीज़ में आप डालेंगे तो हमें ये भी दिखाना है कि हमने ये किया है और हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, हमारे साथ ये गलत हुआ है। तो उसमें क्या डालेंगे हम कि मगर अगर देखा जाए तो हमारे एफर्ट्स जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भिगो भिगो के मारना, कि सामने वाले की तारीफ भी करते रहो बट उसको सुनाते भी रहो कि यार उसने क्या गलत किया। तो हम क्वाड पार्टनर्स जो हैं हम उनको बोल सकते हैं कि देखिए हमने अपनी अपनी अपने कैपेबिलिटी आपको दिखा दी है, बट आप ये एफर्ट्स मेरा ईजी हो जाता अगर आप लोगों ने मेरे ऑपोजिशन ना की होती डब्ल्यूटीओ में, जो अक्टूबर 2020 में हमने फाइल की थी अलॉन्ग विद साउथ अफ्रीका, कुछ डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स को लेके, जो आपको पता ही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन को हमने डाली थी। अगर आपने उसमें हमारी हेल्प की होती। इसको ज़्यादा डिटेल में मत लिखिएगा, कभी भी मत लिखिएगा। थोड़ा थोड़ा ही दिया जाता है। किसी को अगर सुनाना होता ना, थोड़ा सा सुनाया जाता है। थोड़े का किसी को रेफरेंस दी जाती है तो थोड़ी सी दी जाती है। ये नहीं है कि आप उसको बहुत डिटेलिंग में बताएंगे या बहुत डिटेल में फिर आप डब्ल्यूटीओ बताने लग जाओ क्या है,
ट्रिप्स बताने लग जाओ क्या है, ऐसा कभी नहीं होता। बट थोड़ा सा आपने वो भी देना कि देखो अगर उन्होंने हमें ट्रिप्स में हेल्प की होती WTO में तो हमारे लिए ये और ईजी होता। तो पहला सी तो इतना ही लिखना। दूसरा सी आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हम कहेंगे कि हमने वेलकम किया है यूएस का कि उन्होंने पेरिस अकॉर्ड को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है जब से डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के गए हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। मगर हम कहेंगे कि इंडिया को अभी भी अपना जो $1.4 बिलियन जो यूएस ने कमिट किया था टू फाइनेंस सोलर टेक्नोलॉजी इन 2016, वो बहुत स्लो कर दिया था ट्रंप ने। तो अब उसका हम वेट कर रहे हैं कि देखिए क्या निकलता है, आप हमें कब देते हैं पैसे, वो कब नहीं देते हैं। ठीक है। थर्ड सी की बात करेंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। तो इंडिया कहता है कि इंडिया हम वेलकम करेंगे कि अगर कोई भी डिपेंडेंस रिड्यूस करते हैं हम चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के ऊपर, या कोई न्यू रिसोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। अब रेयर अर्थ मिनरल्स हम अभी पूरा नोट बना रखा मैंने कि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी पहले ये पूरा एडिटोरियल पढ़ लेते हैं क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट इशू है, ये एक इंडिपेंडेंट इशू है। तो न्यू सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स में मैं आपके साथ हूँ। मगर अगर आप कोई भी डिजिटल इकोनॉमी या डेटा लोकलाइजेशन को कोई लेके आएंगे तो मैं आपके कोड अपने पार्टनर्स के साथ नहीं साथ दूंगा। ठीक है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि किसी क्या हम साथ देंगे उस पॉइंट्स में, 3 C's में क्या नहीं। अब आती है 4th C की बात, जिसमें हम बिल्कुल भी वी आर स्टिल अनक्लियर। क्यों? पहली बात देखी जाए कि इंडिया एक ओनली क्वाड मेंबर जो एक तो यूएस का मिलिट्री अलायंस नहीं है, जो उन तीनों को बांधे रखी है क्योंकि वो मिलिट्री अलायंस है, हम नहीं है। द ओनली क्वाड कंट्री जिसका लैंड बाउंड्री है विद चाइना, एंड द ओनली क्वाड कंट्री विच लिव्स इन अ नेबरहुड, जो हमारे आसपास के और भी कंट्रीज हैं, हम उस जगह रह रहे हैं जहाँ पे चाइना ने बहुत अपना इन्फ्लुएंस फैला दी है, बहुत जगह घुस चुका है, हैज़ मेड डीप इनरोड्स। ठीक है। और हम लिखेंगे कि इंडिया अभी तो धीरे धीरे अभी हमने LAC के डिसएंगेजमेंट की है, फेस 1 ही हमने डिसएंगेजमेंट कर पाए हैं पेंगोंग लेक का, और हमें अभी बहुत लंबा जाना है। और अभी से ही हम एक नया फ्रंट दोबारा अगेंस्ट चाइना खोल दें, वो इंडिया के लिए वायबल नहीं है। तो वायलेंस एट द LAC हैज़ ऑल्सो लेफ्ट लॉन्ग टर्म हमारे को इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। तो हम अभी दोबारा एक अगेंस्ट हम ये क्वाड अगेंस्ट चाइना बना दें उसको, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और उसके बाद इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल थ्रेट परसेप्शन है, क्योंकि जो वो मैरीटाइम की बातें करते हैं कि हमने इंडो पैसिफिक में ये करना है, इंडो पैसिफिक में ये करना है, तो हमारे लिए इस टाइम इंडिया के लिए कॉन्टिनेंटल जो थ्रेट परसेप्शन है वो प्रायोरिटाइज्ड है अगेंस्ट एनी मैरीटाइम कमिटमेंट्स जो क्वाड क्लेम कर रही है, लाइक पैसिफिक ओशियन, ये वो। हमारे लिए अभी हमारा कॉन्टिनेंटल जो हमारी लैंड बाउंड्रीज के थ्रेट्स हैं वो हमारे लिए थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है क्वाड की फॉर्मेशन को एक नॉर्मल वैसे लेती है जैसे एक मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स हैं, जैसे SCO है, ब्रिक्स है, बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, बीमस्टेक, सार्क, इतने देने की जरूरत नहीं है। बट हमें एक वो देना है कि हम सिर्फ उसको क्वाड को भी वैसे ही ले रहे हैं। इट इज़ नथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंट्री। कभी भी ना कह देना कि चाइना के अगेंस्ट है। उसके बाद लास्ट में हम कहेंगे कि इंडिया की चॉइस विल कंटिन्यू, जो क्वाड की स्ट्रैटेजी हमारी वो ही क्या रहेगी। हमें देखिए गाइड हमें दोनों चीज़ें करेंगी, क्योंकि हमें अपनी लोकेशन का भी ध्यान रखना है, जो हमारी लैंड लोकेशन है, और हम साथ साथ अपना ध्यान रखेंगे जो हमारे क्लोज फ्रेंडशिप है जैसे US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो हम दोनों की बातें को इज्जत रखेंगे, बट हमें अपनी भी लैंड की कमिटमेंट्स देखनी है कि हमारा बाउंड्री के साथ है हमारे। देखिए पहले कहते हैं ना, पहला जो सगा होता है वो पड़ोसी होता है, जो क्योंकि आपको कुछ भी होगा तो आपका पड़ोसी सबसे पहले हेल्प के लिए आएगा, आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे, आपके दोस्त नहीं आएंगे। तो इसलिए नेबर्स के साथ बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मगर हमने कहा है कि हम दोनों को बैलेंस रखेंगे, नेबर्स का भी रखेंगे, आप लोगों का भी ध्यान रखेंगे। कुछ जो आपके नेगेटिव्स हम आपको बता रहे हैं, जो आपके पॉजिटिव हम आपको बता रहे हैं। तो अब उसके बाद आता है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स का देखिए क्या है। ये 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। 17 कौन से हैं? 15 तो लेंथेनाइट से हैं, ठीक है। मगर उसके अलावा कौन से 2 ऐड होते हैं? स्कैंडियम और ये मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसकी, यत्रियम बोल देता हूँ इसको, यत्रियम और स्कैंडियम क्यों लेंथेनाइट्स में इंक्लूड होता है और वो रेयर अर्थ में क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी सबकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो एक ही जियोलॉजिकल डिपॉजिट में जहाँ भी मिलेंगे ना, ये इकट्ठे मिलते हैं। तो इसके लिए स्कैंडियम और यत्रियम को भी लेंथेनाइट्स के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स में इंक्लूड किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कैटालिटिक, यूनिक कैटालिटिक, मेटलर्जिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़। इसको याद रखिएगा, ये आते हैं क्वेश्चंस। और याद रखिएगा रेयर अर्थ हम इनको कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेयर है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो रेयर नहीं है, कम नहीं है, और बल्कि रिलेटिवली अगर देखा जाए तो एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है अर्थ के क्रस्ट में। रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तो इनकी एक्सट्रैक्शन जो है बहुत डिफिकल्ट है। और ऑल द मेटल्स और सारे मेटल्स हैं, ये
ऑल आर मेटल्स, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं विच ऑफन कॉज देम टू बी फाउंड टुगेदर इन जियोलॉजिकल डिपॉजिट, मतलब एक साथ मिलते हैं ये लोग, ये मतलब ये कहते हैं ना एक दोस्त हैं, ये इकट्ठे ही मिलेंगे। और उसके बाद क्या है कि इनको रेयर अर्थ ऑक्साइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये सेल होते हैं वो एक्स ऑक्साइड कंपाउंड्स होते हैं, याद रखिएगा, बिकॉज many of them are sold as oxide compounds, that is why they are called rare earth oxides, not because कि they are oxides, याद रखिएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है रेयर अर्थ का? चाइना है, मेरे ख्याल से मोर देन, आई एम नॉट श्योर, मोर देन 80-90% चाइना है, मतलब रेयर अर्थ के में। इंपॉर्टेंस देखते हैं इनकी। हमने प्रॉपर्टीज तो पहले ही देख ली, इलेक्ट्रिकल मेटलर्जिकल कैटेलिटिक की सारी डेली यूज़ में भी काम आता है, याद रखिएगा, जैसे ग्लास पॉलिशिंग में, कार ऑल्टरनेटर्स में, और हाई एंड टेक्नोलॉजीज तक में काम आता है, लेज़र में, मैग्नेट्स में, बैटरीज में, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत काम आ सकता है। ये लाइक टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी, सेफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग में, एनर्जी एफिशिएंसी यूज़, ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी काम आ जाता है, मेडिसिन में भी काम आता है। और ड्यू टू देयर मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, दे हेल्प इन टेक्नोलॉजीज परफॉर्म विद रिड्यूस्ड वेट, रिड्यूस्ड एमिशन, एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी, thereby give them greater efficiency मिल जाएगी उससे, परफॉर्मेंस, मिनिचराइजेशन का मतलब होता है छोटा बना देना, बड़ा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, अगर ये थोड़ी जगह लेगा तो प्रोडक्ट जो फाइनल बनेगा वो भी थोड़ा छोटा बनेगा। स्पीड बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स का जितना मैंने बनाया उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। रेयर अर्थ क्यों कहा जाता है कि वो रेयर है? नहीं, वो रेयर नहीं है, दे आर फाउंड इन एबंडेंट। क्यों कहा जाता है उनको मैंने बता दिया आपको, और इससे ज़्यादा आज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पढ़ना चाहें इसमें पढ़िए, बट पढ़ने के बाद नोट्स जितने मैंने बताए उससे ज़्यादा मत बनाइएगा, वो अननेसेसरी आप बनाएंगे। बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।